दिल्ली में बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का एक फैसला आया जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि सर्विसेज पर जो एलजी होंगे उन्हें दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सलाह पर अमल करना पड़ेगा। यानी कि दिल्ली की सरकार जो होगी, जो फिलहाल आम आदमी पार्टी चला रही है, वो अपनी मर्जी से सर्विसेज का हिसाब किताब रख सकती हैं, आईएएस के तबादले कर सकती हैं। दूसरी तरफ एक दूसरा डेवलपमेंट चल रहा है कि आम आदमी पार्टी जितनी बची हुई है जेल से बाहर, उस पर भी नेताओं के दिन एक एक करके कम होते जा रहे हैं। इनसाइड स्टोरीज आती जा रही हैं कि अब आज ही एक दो दिन पहले की बात है, संजय सिंह के करीबियों के यहाँ छापा पड़ा है। लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के लिए जो नया घर बना है उसकी फाइल भी खुल गई है और जल्द कार्रवाई हो सकती है। 1991 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार ने सैंक्शन किया ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है दिल्ली के लिए, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक कैबिनेट का रोल तय किया और ट्रांसफर पोस्टिंग इन सब चीजों के लिए ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के तहत उन्होंने एक बिल्कुल क्लियर एलजी का रोल तय किया। तो क्या उससे डेविएशन आज के कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो ऑर्डिनेंस है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। अब अगर मैं आऊं शीला दीक्षित के मामले में, तो शीला दीक्षित के मामले में 2004 से 2013 तक शीला दीक्षित के दिल्ली में सत्ता में थी और यूपीए दिल्ली में केंद्र में सत्ता में था, सेंटर में था। शीला दीक्षित जो है वो बहुत बड़ी नेता थी साहब। वो चाहती हैं अब केंद्र सरकार से कि ये जो डिलीनेशन का रोल का है वो करवा सकती थी, मगर ये फैक्ट कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर का एक तरह का सबऑर्डिनेशन होता है एलजी का, उन्होंने कभी इनसबऑर्डिनेशन क्यों नहीं किया? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको ये बात बताई गई थी और ये समझाई गई थी अहमद पटेल जैसे नेताओं के द्वारा कि ये जो लिबरल फेडरल स्पेस है दिल्ली की, जिसकी बात होती है, आज भी बात हो रही है, ये कभी भी एनविजन नहीं की गई थी दिल्ली के लिए। दिस स्पेस ऑफ अ लिबरल फेडरल स्पेस जो है वो दिल्ली के लिए एनविजन नहीं की गई थी। तो क्या है कि उस समय पे कांग्रेस ने ये कानून चेंज क्यों नहीं किया? मैं ये थोड़ा सा वंडर करता हूं कि ये क्यों नहीं चेंज किया गया। अपनी चीफ मिनिस्टर के होते हुए भी कांग्रेस ने उनको सत्ता नहीं दी। तो आज की तारीख में जब नरसिम्हा राव ने ये पावर्स तय करी, शीला दीक्षित ने विरोध नहीं किया, मनमोहन सिंह ने शीला दीक्षित को सत्ता नहीं दी ऐसी, तो ऐसे समय में कांग्रेस ऑर्डिनेंस के खिलाफ कैसे जाएगी? दिस विल रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सप्लेनेशन। उसके बाद एक बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी इसमें। देखिए, राजधर्म जो होता है, राजशाही जो होती है, राज चलाना जो होता है, वो टैक्ट का विषय है साहब। क्या है कि उसमें अपने आप को जब आप चीफ मिनिस्टर मानेंगे तब आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे। शीला दीक्षित को जितना मैंने देखा, शीला दीक्षित वाज ट्रूली हैड डिसाइडेड दैट शी इज अ चीफ मिनिस्टर। वो नेता थी, उन्होंने ये सोच लिया था कि वो सबऑर्डिनेट नहीं है किसी की साहब। अब उनके कुछ बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं कि जब बीजेपी सत्ता में थी दिल्ली में, तो उस समय पे दिल्ली के अफसरों का जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी वो झिंझोली में एक आरएसएस के कैंप में होती थी। तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं थी, उसमें चिंतन शिविर वगैरह होते थे आरएसएस के। तो जब शीला दीक्षित जी आई तो इस बात को लेकर के ये हुआ कि साहब इस मामले को कैसे निपटाया जाए, क्या ये सही होगा गलत होगा। तो शीला दीक्षित जी इतनी समझदार थी कि शीला दीक्षित ने अपने पीएस को बुला करके पूछा, आई थिंक पवन खेड़ा उसमें नोइंग अबाउट दिस, कि उन्होंने कहा कि वो एस रघुनाथन जो थे उस समय के एजुकेशन सेक्रेटरी बीजेपी के समय के, उनको बुलाया जाए और उनको बुलाया जाए, उनसे बात करेंगे। तो लोगों ने उनसे आश्चर्य से देखा। शीला दीक्षित ने रघुनाथन को अपने दफ्तर के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। जो अफसर चिन्हित था उस समय पे बीजेपी के समय पे, शीला दीक्षित इंडक्टेड हिम इनटू एज हर ऑफिस और उस सिचुएशन को हैंडल करने में उनको लगाया गया। उसके बाद अगर आप देखें तो दिल्ली में हंट हो रही थी फाइनेंस एंड पावर एंड फाइनेंस सेक्रेटरी की। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, कुणाल जानते हैं इस बात को, कि एक बहुत पावरफुल सेक्रेटरी हुआ करता है। उस समय पे उनको एक अच्छा सेक्रेटरी चाहिए था और उस समय पे केंद्र से उन लोगों का, शीला दीक्षित का द्वंद्व चलता था। तो शीला दीक्षित ने एक ऑफिसर को आइडेंटिफाई किया और अपने चीफ सेक्रेटरी को बोला कि साहब इनको बुलाइए। वो अफसर जो हैं वो पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में थे और उसके बाद वो बाहर की पोस्टिंग पे चले गए थे, तो प्राइवेट सेक्रेटरी थे पीएम। तो उनको बुलाया गया और शक्ति सिन्हा साहब को
शीला दीक्षित ने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज का सेक्रेटरी बना दिया। तो क्या है कि वो जो फ्रिक्शन वाली बात होती है, जब जब पावर एंड फाइनेंस एंड पावर सेक्रेटरी शक्ति सिन्हा हो गए, तो जब सेंटर से डील करना होगा तो शक्ति सिन्हा डील करेंगे। तो वो शक्ति सिन्हा जो कि इतना समय पीएम के दफ्तर में अफसर रह चुका है, उसकी विपक्ष के होते हुए भी सरकार में थोड़ी पैठ होगी तो वो काम करवा लेता था। इसी तरह से उनके समय में चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने खुली छूट दे रखी थी कि आप एलजी के पास जाइए और एलजी से मीटिंग करिए और उनको इंडिपेंडेंटली ब्रीफ करिए। ब्रीफ करने से शीला दीक्षित को भी पता लगता था कि एलजी के दिमाग में क्या है। वो अगर कोई खुराफात करना चाहते हैं, विजय कपूर जैसे चीफ सेक्रेटरी एलजी थे उस समय पे, बीजेपी आपको विजय कपूर का नाम चूंकि लिया है राहुल जी ने, मैं बताऊं कि विजय कपूर एक तरीके से बीजेपी के अपॉइंटेड एलजी थे और विजय कपूर से बड़े अच्छे संबंध नहीं थे। शीला दीक्षित के जो हस्बैंड थे पंडित विनोद दीक्षित, वो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट थे और विजय कपूर भी फॉर्मर ब्यूरोक्रेट थे, तो उनकी ब्यूरोक्रेटिक जान पहचान थी और इसीलिए ब्यूरोक्रेसी को शीला दीक्षित बहुत अच्छी तरीके से मैनेज इसलिए करती थी क्योंकि उन्हें पता था कि ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में चल क्या रहा है। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि विजय कपूर साहब जब एलजी बने तो विजय कपूर साहब थे स्टीफेंस के पढ़े हुए और शीला दीक्षित थी मिरांडा हाउस की पढ़ी हुई। तो उन्होंने वहां पर अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला जो एक्यूमेन है और जो वहां के संपर्क है, वो स्टीफेंस कॉलेज और मिरांडा हाउस को उन्होंने मिलाया और वहां पर बहुत सलीके से काम निकाल लिया। क्योंकि विजय कपूर को उस समय माना जाता था कि वो बीजेपी सरकार के बहुत ज्यादा जो भी एजेंडा थे उसको पुश कर रहे थे, तो वहां पर भी उन्होंने कुछ ना कुछ काम निकाला। तो दिल्ली में स्थितियां ऐसी रही हैं कि यहां पर अगर आप उपराज्यपाल और सीएम के बीच में एक वर्किंग रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद बने बनवारी लाल जोशी, आपको मैं बता दूं उस समय शीला दीक्षित के खिलाफ बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले आ गए और बनवारी लाल जोशी थोड़े से ओल्ड टाइप ऑफ आप कहें ब्यूरोक्रेट थे। उन्हें लगा कि अगर मैं जांच नहीं करवाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के मामलों की, तो उन्होंने जांच कर दिया। शीला दीक्षित बड़ी नाराज हुई कि इन्होंने तो मुझे संपर्क किया नहीं और मेरे खिलाफ जांच कर दिया। तो उसके बाद एक मीटिंग होती थी हर फ्राइडे को 4 बजे एलजी और सीएम के बीच में, एक वीकली मीटिंग होती थी कि कोई भी इश्यूज हैं तो उसको बैठ करके सॉर्ट आउट करते थे। शीला दीक्षित ने उस मीटिंग में जाना बंद कर दिया। सिर्फ यही हुआ कि उन्होंने बातचीत बंद कर दी, जाना बंद कर दिया, उसकी जगह वो चीफ सेक्रेटरी भेज दिया करती थी, लेकिन कभी भी संबंध इस तरीके से नहीं हुआ कि तू तड़ाक वाली स्थिति आई। तो ये एक तरीके से ऐसा नहीं था कि पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था या सरकारें दोनों जगह एक ही पार्टी की थी तो बिल्कुल सुलह सफाई से चल रहा था, ऐसा नहीं था। चलता तो तब भी बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन इसमें मैं अपना पॉइंट खत्म कर दूं, बस एक छोटा सा मुझे और बताना है कि ये शीला दीक्षित की तरफ से नहीं था। ऐसा नहीं था कि उस समय सेंटर और स्टेट में टकराव नहीं था या पावर टर्फ वॉर नहीं थी, टर्फ वॉर खूब थी। जब दिल्ली में मेट्रो ट्रेन बन रही थी तो मुझे एक मीटिंग याद है बहुत इंटरेस्टिंग। शीला दीक्षित को मेट्रो में परेशानी आ रही थी, तो ई श्रीधरन जो मेट्रो के दिल्ली मेट्रो के हेड थे, उन्होंने शीला दीक्षित को जाके बताया कि मैडम बड़ी परेशानी आ रही है। परेशानी का सबब क्या था कि पूरे काम के लिए दिल्ली मेट्रो के लिए 105 तरह की क्लियरेंसेस चाहिए थी। 105 तरह की क्लियरेंस, ये है भारत की सरकार। तो उस समय पे 105 क्लियरेंसेस चाहिए होती थी। हर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जाके फाइल फंस जाती थी। तो इसको लेकर के ई श्रीधरन परेशान थे, तो उन्होंने कहा कि मैडम मैं तो बहुत परेशान हूं और इस तरह से काम बहुत डिले हो जाएगा। तो शीला दीक्षित ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दफ्तर में फोन किया और फोन करके उनसे टाइम मांगा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आप सब जानते हैं, तो टाइम उन्होंने तुरंत दिया, यानी प्रायोरिटी देकर के शीला दीक्षित को टाइम दिया। अब मैं बात की बात बता दूं, पहले एक लाइन कि जब शीला दीक्षित निकली तो हमने पूछा कि मैडम आपने क्या उनसे मांगा, तो कहा कुछ नहीं, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी 10-10। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को शीला दीक्षित ने दद्दा कह के एड्रेस किया होगा अंदर भी। तो उन्होंने जाकर के ये बात बताई अटल बिहारी वाजपेयी को कि ये परेशानी है। तो जब वाजपेयी जी को पता लगा कि ये आ रही है, मेट्रो रेल का मामला है, तो एलके आडवाणी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे और डायरेक्टली दिल्ली का कंट्रोल उनके हाथ में था, पीएम ने उनको भी बुला लिया। उस मीटिंग में बैठे थे आडवाणी जी भी, और उस मीटिंग के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े दिल का डिस्प्ले दिखाते हुए एक ऑर्डर दिया कि एक जीओएम बनाई जाएगी और उस जीओएम के अंदर एलके आडवाणी मुखिया होंगे, उसके अंदर ई श्रीधरन होंगे
और जो जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है जिसकी क्लियरेंस फंसी पड़ी है वो डिपार्टमेंट के लोग हुआ करेंगे। ये ताकीद की गई कि हर फ्राइडे या सैटरडे को ये जीओएम जरूर मिला करेगी। सो दिस इज हाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे, डिस्पाइट द फ्रिक्शन बिटवीन द टू आर्म्स, वो मुलाकात कर गए। शीला दीक्षित की मुझे यानी कुछ बातें अजीब सी थी। शीला दीक्षित, अगर कुणाल को याद हो तो शीला दीक्षित बहुत सारे अफसरों को बेटा करके बुलाती थी, यानी वो अजीब सा एक रोल था उनका। शी यूज्ड टू बी कि वो ऑफिसर्स को बेटा कह के जब बुला देती थी वो इतना डिसार्मिंग होता था लोगों के लिए कि चीफ मिनिस्टर बेटा कह के बुला रही है, तो क्या है काम असल आसान हो जाते थे। रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कोई ऑफिसर किसका लॉयल है, वो काम कराने का तरीका बहुत अलग था लोगों का। जब रिक्वेस्ट करती थी तो बेटा कहती थी और जब गुस्साती थी तो कहती थी अरे भैया ये क्या कर रहे हो।